नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी को पता है हमारा चल रहा है बुक बैंक सीरीज, यानी कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं हमारे पीसीएस की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए, हम उनको यहीं पर कवर करा रहे हैं। और कराने का फॉर्मेट क्या है, तैयार कराने का फॉर्मेट है MCQ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे बुक आर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान, जिसको लिखने वाले हैं सुभाष कश्यप। अब इसी बुक को पढ़ते हुए हम लोग अब तक 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर में भी हम इसका भाग 3 कर रहे हैं, यानी कि प्रियम्बल के बारे में पूरा ये चैप्टर है। देश के संविधान की प्रस्तावना। वैसे प्रस्तावना का अर्थ क्या है? बेसिकली प्रस्तावना का अर्थ होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। जब आप संविधान पढ़ते हैं और संविधान के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा संविधान पढ़ना हो सकता है मुश्किल हो, हर कोई व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता, समय नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि इस बुक के अंदर क्या दिया गया है, हमारे संविधान के निर्माताओं का, फाउंडिंग फादर्स का नोबल विजन क्या था, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। अब इसका इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो सिर्फ इतना ही नहीं कि आप संविधान के बारे में जान ही नहीं पाएंगे, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे कि आज के समय पर भी कोई केस, कोई वाद अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट के पास जाता है और उन्हें लगता है कि इसके इंटरप्रिटेशन की उनको आवश्यकता है और कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ऐसे में प्रियम्बल को बार बार रेफर किया जाता है और किया जाता रहेगा। और इसीलिए अलग अलग हमारे महानुभावों ने, जैसे कि KM मुंशी हो या फिर कोई संविधान सभा का अन्य सदस्य हो साथ में, या फिर कोई ड्राफ्टिंग कमेटी का अन्य सदस्य हो, उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग इंपॉर्टेंस इस प्रस्तावना की बताई है। वैसे हमको पता होना चाहिए कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल बेसिकली क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 की जो तीसरी मीटिंग थी संविधान सभा की, वहां पर लेकर के आए थे। वहां पर इसको स्वीकार किया गया और बाद में देश के संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये अमेंडेबल है या नहीं है, तो अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ऐसा कोई भी हिस्सा का अमेंड नहीं कर सकते जिससे संविधान की मूल संरचना भंग हो जाए। साथ में याद रखिएगा कि ये देश के संविधान का अभिन्न अंग है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली हमारा टॉपिक हम लोगों ने आज के सेशन में, मैंने इसको लिमिटेड रखा है हमारे सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट से, यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद के कंसेप्ट से इसको लिमिटेड रखा है। तो चलिए लेते हैं हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है, हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है, खुद मैंने बनाए हैं मेहनत करके, तो एक बार पढ़िएगा इनको जरा। क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, सेक्युलरिज्म का इनमें से क्या अर्थ बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस स्फीयर ऑफ नॉलेज पर्ज्ड ऑफ सुपर नेचुरल प्री सपोजिशंस, यानी कि अलौकिक पूर्व धारणाओं से मुक्त ज्ञान के स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना। जब आप धर्म की बात करते हैं तो वहां पर अलौकिक पूर्व धारणाएं आती हैं, यानी कि सुपर नेचुरल पावर्स और उनके संबंध में जुड़ी हुई दंत कथाएं इत्यादि भी देखने को मिलती हैं। तो क्या धर्मनिरपेक्षवाद इन सभी से ऊपर है? इन सभी से ऊपर उठ करके आज का जो ज्ञान हम देखते हैं उसमें आता है, उस श्रेणी में आता है। दूसरा कहता है, इसका अर्थ होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम और साथ में टॉलरेंस। ये टॉलरेंस नाम का शब्द पिछले काफी सालों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है, सुनने को भी मिला है। तो क्या इसका अर्थ ये है? और साथ में जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो ये हमको तर्कवाद, भौतिकवाद और विचारों, इस प्रकार के विचारों का सम्मान की बात करता है, यानी कि रीजनल फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। साथ में और कोई मटेरियलिज्म की बात होता है तो उन सभी विचारों का धर्मनिरपेक्षवाद सम्मान करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन कहता है कि व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट निकाय, यानी कोई इंडिविजुअल हो या फिर कॉर्पोरेट बॉडी हो, उसको आज़ादी प्रदान करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर राज्य, यानी कि स्टेट, यानी कि सरकार और सरकारी मशीनरी, ये जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से, किसी भी विशेष धर्म से जुड़े हुए नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉट कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी राज्य धर्म, किसी धर्म से विशेष से जुड़े हुए नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। सबसे पहला, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही ये है कि धर्म को किसी व्यक्ति के ऊपर थोपा ना जाए। कंसेप्ट ही होना चाहिए कि धर्म जो है व्यक्ति का एक इंडिविजुअल मैटर है, पर्सनल मैटर हो सकता है, और होना भी चाहिए कि अपने विश्वास को कैसे वो माउल्ड करना चाहता है। और यही बात हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 में बताई गई है। अब इस शब्द को बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया, लेकिन अगर हम इसको पूरा देखें कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ वास्तव में यहाँ पर ये तीनों ही मिलते हैं, यानी कि किसी भी अलौकिक पूर्व धारणा से मुक्त जो ज्ञान है उसकी स्थापना, ये इसका अर्थ बनता है। दूसरा,
यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, तर्कवाद और भौतिकवाद, इन सभी विचारों का सम्मान भी किया जाता है और सभी को धर्म के क्षेत्र में आज़ादी प्रदान करता है यह मत, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है यहाँ पर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का अंग माना गया? धर्मनिरपेक्षता क्या है तो हम समझ गए, लेकिन इसको भारत के संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर कब माना गया है? सबसे पहला केशवानंद भारती केस, दूसरा एसआर बोमई केस। केशवानंद भारती केस तो हम सभी जानते हैं 1973 का केस है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पर देश के संविधान के अंदर मूल संरचना का जो कंसेप्ट है वो केशवानंद भारती केस में आया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जैसे मान लीजिए कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग की हम नींव को हिला दें, उसका बेस ही हम हिला दें, तो चांसेस हैं कि पूरी पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर कोई छोटा मोटा ऑल्ट्रेशन बाद में करना चाहते हैं, ऊपर कोई नया कमरा बनाना चाहते हैं, तो वो तो पॉसिबल है, उससे भवन पर कोई निर्माण, भवन के जो बिल्डिंग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम भारत के संविधान को देखें तो भारत का संविधान भी कुछ बेसिक चीज़ों पर टिका हुआ है। अगर आप उन्हें वहाँ से हटा देंगे तो संविधान का भी अर्थ नहीं है, देश के अंदर इस पूरी व्यवस्था का भी अर्थ नहीं बनता। जैसे कि अगर हम अपने देश के संविधान से डेमोक्रेसी को निकाल दें तो संविधान का कोई अर्थ है? इस बड़ी जो नई व्यवस्था है इसका कोई अर्थ बनता है? कोई अर्थ नहीं बनता है। तो ऐसे ही भाग जिनके बिना भारत का संविधान अधूरा है उनको कहा गया क्या? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन से केस में ये स्वीकार किया गया था कि भाई ये मूल संरचना का अंग है? तो सबसे पहले केशवानंद भारती केस के अंदर स्वीकार किया गया क्या? कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल संरचना का हिस्सा बनता है। इसी बात को एसआर बोमई केस के अंदर भी स्वीकार किया गया, री एम्फेसाइज किया गया। अब एसआर बोमई केस क्या था कि लगातार समय समय पर हो क्या रहा था? समय समय पर हो रहा था कि देश के राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लग रहे थे। जैसे कि अब जब हम बात करते हैं पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट आई? ये थी मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई की सरकार जब आती है तो उस समय पर राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उनको मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, इस आधार पर कि आपके पास जनमत नहीं है। अब जब ये सरकार गई, बाद में कांग्रेस की सरकार आती तो उन्होंने भी रिप्लाई उसी प्रकार से रिप्लाई किया। अब धीरे धीरे समय बदला और समय बदलते बदलते हम 90s के दौर में आ गए, तो वहाँ पर भी देखने को मिला कि कुछ राज्यों से केंद्र की सरकार ने वहाँ की सरकारों को हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है, जिसमें से कुछ भारतीय जनता पार्टी शासित क्षेत्र थे, जिसमें कि अब राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। अब धीरे धीरे समय बदलता है और भी राज्यों में था। अब ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल था 356, इसके स्कोप को एसआर बोमई केस के अंदर देखा गया और यहाँ पर ये जो 3 राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उनको जायज ठहराया गया। कारण क्या था कि कुछ धार्मिक संगठनों पर केंद्र की सरकार ने रोक लगा दी थी, जिन पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर हमको उस एस्पेक्ट में नहीं जाना, हमको एस्पेक्ट क्या है, हमारा एस्पेक्ट क्या है? हमारा एस्पेक्ट है कि अगर धर्म की हम बात करें तो धर्म के क्षेत्र में ये कहा गया है कि हमको फॉलो क्या करना है? हमको फॉलो करना है धर्मनिरपेक्षता। तो यही गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यों को कही गई कि भाई आपकी सरकार जो हटाई गई है बिल्कुल सही हटाई गई, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर अपना क्या बन जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुछ एक कोट यहाँ पर दिया गया, कुछ बात यहाँ पर दी गई है और पूछा गया है कि यहाँ पर किसने इस बात को कहा है। सबसे पहला कहता है यहाँ तक कि हमारे प्राचीन न्यायविदों ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी थी कि एक पीढ़ी के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को बुनियादी बातों पर भी अपने विचारों या कानूनों से बांधने का कोई अधिकार नहीं है। Even our ancient jurists recognize the principles that one generation has no right to tie down future generations to its own views or laws even on fundamentals। ये एक स्टेटमेंट है, पूछा गया कि इनमें से किसने स्टेटमेंट दी थी। एक फेमस केस रहा जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी, केशवानंद भारती केस। उस केस के अंदर धर्म को लेकर के चर्चा उठी, जिसमें सेक्युलरिज्म को कहा गया कि ये हमारे संविधान की मूल संरचना में शामिल है। उसी निर्णय के दौरान यहाँ पर एमएच बेग, न्यायमूर्ति एमएच बेग ने स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने हवाला दिया था हमारे जो पुराने एंशिएंट जूरिस्ट, जैसे कि अगर मनु की बात करें, पराशर की बात करें, तो उनका रेफरेंस देते हुए कहा था कि उनका भी मत यही था
कि जब आप समाज के अंदर सेक्शंस की बात करते हैं, जब आप जनरेशंस की बात करते हैं, तो इन जनरेशंस के ऊपर आप कुछ भी नहीं थोप सकते। यानी कि जो धर्म का विचार है, इसे किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं है, ये सबका इंडिविजुअल अपना अधिकार होता है। तो यही बात जो है एम एच बैग ने इस केस के अंदर कही थी अपने जजमेंट में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट इनमें सही नहीं है, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। इंडियन सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन सर्वधर्म समभाव। दूसरा कहता है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता यानी कि वेस्टर्न कंट्री जो सेक्युलर कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, वो वहां के चर्च और स्टेट इन दोनों के बीच में हुई एक लंबी लड़ाई का नतीजा है, उसका परिणाम है। ऑप्शन बी कहता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य की नजर में सभी धर्म समान है। इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन द आईज ऑफ स्टेट। और चौथा कहता है कि धार्मिक मामलों में राज्य का कोई अधिकार नहीं होता है, स्टेट हैज नो से इन रिलीजियस अफेयर्स। अब चारों स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखते हैं। सर्वधर्म समभाव, ये तो हमारी पहले से ही संविधान है, उसके पहले आप देखते हैं तो ये तो बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को जो बाहर से आए सम्मान दिया गया, चाहे वो किसी भी चित्र से आए हों, सबको हमने अपने यहाँ पर रखा और फले फूले बढ़े भी। तो अगर आप इस शब्द की बात करें, संविधान में लिखा हो या ना लिखा हो, तब भी हमारी देश की संस्कृति के अंदर तो है ही है। हम तो पहले से ही पहले टॉलरेंट हैं, हर चीज को लेकर सहिष्णु हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, वास्तव में उस धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, सर्वधर्म समभाव। इसका अर्थ ही है, एक धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि राज्य को या सरकार, सरकारी मशीनरी को धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। वास्तविकता में अगर हम इसका मतलब देखें तो मतलब हमारी धर्मनिरपेक्षता का बिल्कुल ए पॉइंट वाला बिल्कुल सही करेक्टली डिफाइन करता है हमारी धर्मनिरपेक्षता को। अगर कोई आपसे कहे कि आप इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो आप क्या कह सकते हैं, सर्वधर्म समभाव। दूसरा स्टेटमेंट कहती है वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए एक लंबा संघर्ष रहा, आपने यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बहुत जरूरी है, आपके पेपर के लिए बड़ी अति आवश्यक है, आपको इन सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। एक लंबा समय रहा चर्च और स्टेट यानी कि किंग कि किसकी अथॉरिटी ज्यादा रहेगी। उसके बाद ये बात इंश्योर की गई, सिक्योर की गई कि भाई देखो धर्म को जो है पर्सनल लेवल तक रहने दो। तो कहने का मतलब वहां का जो सेक्युलर कंसेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता का जो कंसेप्ट है, ये इसी संघर्ष का एक परिणाम था। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमारे सेक्युलरिज्म का ये भी मतलब है कि सभी धर्म जो है वो स्टेट यानी कि राज्य की आंखों में बिल्कुल समान है, समान नजरिए से राज्य उन सभी धर्मों को देखता है। कहने का अर्थ क्या है, जब किसी खास धर्म को पैट्रोनाइज करने की बात आएगी तो राज्य किसी खास धर्म को पैट्रोनाइज नहीं करेगा। अगर आपको किसी को फंड देने कोई कानून आप लेकर के आ रहे हैं तो उसमें किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि सरकार विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट किया करती है इन सब चीज़ों के लिए, है ना, जैसे कि चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, सभी धर्मों के लिए कुछ ना कुछ सरकार करती है। और कैसे करती है, इक्विटेबल लेवल पर। बात समझ में आती है, तो ये बिल्कुल सही है। अब एक स्टेटमेंट क्या आती है यहाँ से अलग कि धर्मनिरपेक्षता का एक अर्थ और हो सकता है, और वो क्या है कि राज्य धर्म को मानता ही नहीं है, एंटी रिलीजियन है। भारत में याद रखना, सरकार, सरकारी मशीनरी एंटी रिलीजियन नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कहते हैं एंटी रिलीजियन तो आप इस बात को स्वीकार नहीं करना है। क्यों, हम तो सभी को मानते हैं, सभी हमारे हैं, ठीक है। हाँ, बस इतना मानेंगे कि हमारे यहाँ पर सरकार और सरकारी मशीनरी का अपना कोई धर्म नहीं है। ये डिक्लेयर नहीं करते कि हम हिंदू नेशन, इस्लामिक नेशन, नहीं, उन सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आते हैं चौथी स्टेटमेंट की तरफ। चौथी स्टेटमेंट क्या कहती है, ये स्टेटमेंट कहती है कि धार्मिक मामलों में राज्य का कोई अधिकार नहीं है, स्टेट हैज नो से इन रिलीजियस अफेयर्स। क्या ये सही है? आप ही बता देंगे कि ये कतई सही नहीं है। अरे धर्म के क्षेत्र में राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप करता है। कब करता है? जब धर्म के लिए बनाया गया कोई कानून या धर्म के अंदर कोई प्रैक्टिस ऐसी है जो लॉजिकल नहीं है, जो समाज के ही खिलाफ है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई बलि प्रथा है, तो आपको लगता है कि इंसानों की बलि देने के लिए सरकार इस बात को स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। नियम बनाए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कई बार जब किसी खास धर्म या विशेष का जुलूस निकलता है, प्रोसेशन निकलता है, तो हमारा प्रशासन कई बार तो परमिशन ही नहीं देता, और कई बार परमिशन देता है तो कहता है इस खास रूट से आप नहीं जा सकते, हो सकता है समाज के अंदर एक अशांति पैदा हो जाए। तो राज्य का बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर बनाना, साथ में समाज को आगे लेकर के जाना स्टेट का ही तो काम है।
तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल लेना देना है। अगर कोई प्रैक्टिस इलॉजिकल है और समाज के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो उसको बिल्कुल रोका जाएगा। बात समझ आती है? तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए। करंट अफेयर्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि सर कहाँ से पढ़ें। बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि सर न्यूज़पेपर कौन सा रेफर करें, मैगजीन कौन सी रेफर करें। वो सब तो आपको करना ही है, अखबार भी आप पढ़ते हुए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बेस्ड यानी कि जीके को बढ़िया से तरीके से तैयार करना है और बहुत सारे एग्जाम की आप तैयारी करें, कुछ बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, कुछ एससी की तैयारी करते हैं, कुछ स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए हर सेक्टर से जुड़े हुए जीके, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, नेशनल अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, अवार्ड्स एंड स्कीम्स है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर दिखाई देने को मिल जाएंगे। आप इसको अभी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, ये कुछ पुस्तकें जो है स्टडी आईक्यू के द्वारा लॉन्च की गई हैं, इनको भी आप अभी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जाकर के। ठीक है, आप ही के लिए हैं, आप इनका जरूर एक बार रेफर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने रखा है क्योंकि हम बात करें सेक्युलरिज्म की तो उसको देखना जरूरी है। कहता है कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया है, सेक्युलरिज्म जो जोड़ा गया है, इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 44वें, 42वें, 36वें या फिर 25वें संशोधन के द्वारा। तो याद रखना, ये हमने जोड़ा है किसके द्वारा? ये हमने जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दो और शब्द थे, कौन कौन से थे आप लिखे फटाफट। कौन सा था? एक सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, और फिर इंटेग्रिटी ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र की अखंडता। इंटेग्रिटी जो शब्द है इसको भी जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर जोड़ दिए गए थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो आंसर आपको दिखिएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो हम लोगों ने जब एनसीईआरटी हम पढ़ते थे छोटी क्लासों में, तो हम लोग पढ़ते थे जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग। अब यहाँ पर कई बार इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पुट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले कि जनता का शासन है, लेकिन वो भी किस आधार पर है? कानून के आधार पर है। पहले समय पर क्या था? पहले समय पर राजा शासन चलाया करते थे, और जब राजा शासन चलाते थे तो राजा ऑटोक्रेट हो जाता था, मतलब तानाशाह हो गया। तानाशाह होने के बाद हर नियम की धज्जी उड़ जाती थी। और याद रखना, जब हम प्रशासन की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, तो कानून के बिना ये नहीं चल सकता। और जब अथॉरिटी एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए तो उस समय तो समस्या आती ही आती है। तो इससे बेहतर क्या है? तो बेहतर कंसेप्ट ये दिया गया कि आप इस अथॉरिटी को लोगों के बीच में बांट दीजिए। हालांकि श्रेय ये दिया जाता है कि भाई ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डेवलप हुआ, इंग्लिश कंट्री के अंदर डेवलप हुआ, लेकिन खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप डिबेट सुनिएगा कहाँ पर, जब उन्होंने पढ़िएगा, जब उन्होंने संविधान सभा के अंदर अपनी बातें कही थी, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि हमको इसका ज्ञान नहीं था, ये तो आप हमारे पास आ गए, हमने सीख लिया, एक अलग बात है, लेकिन हमारा ज्ञान बहुत पहले से था इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि बुद्ध के जो संस्थाएं हुआ करती थी, वहाँ पर सभी संसदीय प्रणालियों को फॉलो किया जाता था, जैसे कि रेजोल्यूशन लाना, मोशन लाना, सेटिंग अरेंजमेंट, इन सभी को वहाँ पर फॉलो किया जाता था। अब वहाँ पर फॉलो किए जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये कि वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं उस समय राज्य के शासनों में फॉलो की जाती होंगी, तो हमें उनका पहले से ज्ञान था। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो विभिन्न प्रकार के गणतंत्रों का हम लोगों ने पढ़ाई भी की है, और उसके बारे में जाना भी कि भारत के अंदर गणतंत्र जो है पहले से पहले रहे हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में दो चार गणतंत्र के नाम लिख ही दो भाई साहब, है ना, इतिहास थोड़ा पढ़ा होगा आपने। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? इसका सबसे पहले रूल ऑफ लॉ बेस बिल्कुल है, कानून का शासन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा कहता है लोगों का शासन, बिल्कुल है, अरे लोगों का शासन होगा तो लोकतंत्र कैसे होगा। तीसरा क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, डेमोक्रेसी में जब आप कोई खास प्रिविलेज रखेंगे, किसी खास वर्ग के लिए प्रिविलेज या विशेष अधिकार रखेंगे, तो डेमोक्रेसी किस बात की है भाई? डेमोक्रेसी और साथ में मोनार्की, यही तो फर्क हो जाता है कि वहां पर एक प्रिविलेज क्लास आ जाती है, जिनको आप कहते हैं ये भाई राजा हो गए, राजा का परिवार हो गया, उनके पास तो विशेष अधिकार हैं, बाकी जनता के पास अलग अधिकार हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी, इसको काट करके बनाया गया राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार, और जिसको हम अगर अपने संविधान में कहें तो आर्टिकल 14 के अंदर भी ला करके पढ़ाया गया, उसको हम बाद में चर्चा में करेंगे। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र का मतलब इन तीनों का है, ABC, यानी कि सभी करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन
थोड़ा सा यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सत्य स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले कहता है प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस थ्रू 44th अमेंडमेंट 1976। संविधान की प्रस्तावना को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। सही है क्या? गलत है ना, पता ही लग रहा है। अभी बात ये 42वां संविधान संशोधन, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा ही नहीं गया, वो तो 44वां तो है नहीं, 42वां है, तो वैसे ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पर भैया कोई भी स्टेटमेंट जो है इसमें सही नहीं है। सही क्या था? 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन अगली क्लास में ये जो पूरी समरी है यानी कि प्रियम्बल के संदर्भ में इस चैप्टर के अंदर क्या कहा गया है, एक पूरी क्लास जो होगी यानी कि प्रियम्बल के वो पढ़ाऊंगा मैं, सुभाष कश्यप के अंदर क्या लिखा है प्रियम्बल के बारे में। तो क्वेश्चंस थे, फिर कुछ और क्वेश्चन लेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस। ज़्यादा तो ट्रिकी मैंने नहीं करवाए, कारण क्या था, बच्चे परेशान हो जाते सर टफ क्वेश्चन हो गए, इतना तो यूपीएससी के अंदर भी नहीं आते, है ना। तो उस एस्पेक्ट में हमको जाना भी नहीं था। तो नेक्स्ट क्लास में इस पूरे चैप्टर की समरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको कराऊंगा। समरी मतलब पढ़ाया क्या है, बताया क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी एट माय सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और उससे पहले यार एक चीज़ तो भूल ही गए, ये है हमारा चैनल स्टडी IQ PCS, है ना। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करने का बटन होगा, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो में लाइक का बटन भी है, तो लाइक भी कर दो। एक बार लाइक करना है, 2 बार नहीं करना। साथ में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।